हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्रीन सावी। आज का एक्सप्लेनेशन है एपिसोड 2 के लास्ट 2 एपिसोड्स का, एपिसोड 7 और 8। अगर आपने पहले के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो वीडियो चैनल पे अपलोडेड है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो बिना समय गवाए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। 7 साल पहले उत्तराखंड में प्रोफेसर राव और शुभ प्रोजेक्ट अश्वत्थामा पे काम कर रहे थे और ये टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार की तरह थी, जहाँ पे ये लोगों के बिहेवियर को स्टडी करके वो क्या करेंगे या क्या नहीं प्रिडिक्ट कर सकती है, पर उसको मैनिपुलेट भी कर सकती है और गलत हाथों में गई तो इससे बहुत डैमेज होगा। मशीन की सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन उन्हीं दोनों के बारे में थी, तो प्रोफेसर उस पर टेस्ट करने को बोलता है क्योंकि उन दोनों का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना मशीन के लिए आसान होगा। शुभ टेस्ट रन करता है और एक प्रिडिक्शन था कि सर्वानंद प्रोफेसर को मार देगा और उसका प्रोबेबिलिटी परसेंटेज 97% आता है, पर प्रोफेसर उसे इग्नोर करके ब्रेक लेने का बोलता है। प्रोफेसर मशीन की मदद से और नैतिकता के रास्ते पे चल के दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहता था, पर शुभ का रास्ता अलग था। थोड़ी ही देर में प्रोफेसर खांसने लगते हैं और उनके नाक से खून आने लगता है क्योंकि शुभ ने उनकी ड्रिंक में पॉइजन मिला दिया था और वो तड़प तड़प के मर जाते हैं। नुसरत को जोया इस केस पर बने रहने की क्लियरेंस नहीं देती और दूसरी तरफ एटीएफ का माहौल बहुत ही टेंस था। हर तरफ अराजकता थी और आम आदमी की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। देश में इमरजेंसी के हालात हो गए थे। हर कोई मायूस दिख रहा था और हार मान चुका था, पर शशांक एक अच्छे लीडर की तरह सबका हौसला बढ़ाता है। शुभ के पास सबका डेटा है, इसलिए वो प्रेडिक्शंस कर लेता है और उनके पास उसके एक्शंस हैं जो उसके विजन के बारे में बताते हैं। वो सिर्फ लोगों को मार नहीं रहा है, वो समाज को उनका काला सच दिखाना चाहता है। शुभ के हर अटैक में एक पैटर्न है और अगर वो उस पैटर्न को फॉलो करे तो उन्हें उसके अगले मूव का पता चल सकता है। शशांक, निखिल और पॉल सीनियर ऑफिशियल से मिलने जाते हैं और निखिल उनको समझाता है कि इतिहास में जब भी कोई सिविलाइजेशन कोलैप्स हुई है उसका हमेशा एक पैटर्न रहा है जिसमें एनार्की के 5 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है डिनायल, जिसमें स्टेट रिस्क को अंडर एस्टिमेट करता है, जैसे उन्होंने गलती की शुभ को सीरियल किलर और टेररिस्ट समझ के। दूसरा स्टेज है रिटेलिएशन, मतलब पलटवार। हमने उसे पकड़ने के लिए जो कुछ भी किया उससे एक ऐसा चेन ऑफ इवेंट्स ट्रिगर हुआ जो उसी ने प्लान किया था और उन्हीं से उनका फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स करवा दिया। तीसरा स्टेज है नेगोशिएशन। नुसरत के केस में जो डील हुई थी वो एक ट्रैप था और रसूल का मन्ना तय था, बस उसके लिए विलन उन्हें बना दिया गया ताकि लोगों का उनपे से भरोसा उठ जाए। चौथा स्टेज वॉर, जिसमें अभी वो लोग हैं जहां लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं और हर तरफ अफरा तफरी है। और पांचवा स्टेज एनार्की, जहां शुभ जीतेगा या फिर स्टेट, पर दोनों ही केसेस में एनार्की होगी क्योंकि एक बागी से लड़ते लड़ते स्टेट भी बागी हो जाता है। रोजमेरी कैफे में कई लोग असुर का मास्क पहने और गन लिए घुस आते हैं और एक एम्प्लॉय को पकड़ लेते हैं। सीसीटीवी पे भी वो लोग ब्लैक कलर स्प्रे करते हैं। अंदर बैठे लोगों में अफरा तफरी होने लगती है और सबको गन पॉइंट पे डरा के वो लोग एक कोने कर देते हैं। पॉल के पास उस कैफे में अटैक करने वालों का लीडर कॉल करता है और वहाँ होस्टेज लिए गए 50 लोगों को कुछ ना करने के लिए वो डीजे से बात करने की डिमांड करता है। डीजे आता है और उस आदमी से कॉल पे बात करता है और वो आदमी अर्जुन भल्ला को मांगता है और बाकी की डिमांड्स बाद में बताएगा, ऐसा बोलता है। फिर बोलता है वो डीजे को 3 घंटे देगा और अगर उसे अर्जुन भल्ला नहीं मिला तो एक एक करके वो यहाँ के लोगों को मारने लगेगा। अर्जुन भल्ला से निखिल और पॉल पूछताछ करते हैं और बोलते हैं कि शुभ उसे भी मार देगा और तब जाके वो अपना मुंह खोलता है कि उसे बॉट्स के बारे में कैसे पता चला। वो बताता है कि एक पार्टी में वो शालिनी से मिला था जिसने बॉट्स के बारे में बताया था जो मार्केट में शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसने उसकी बात मान ली क्योंकि वो 1 साल में बैंकरप्ट होने वाला था। उसने फॉर्च्यून बैंक से पैसे लिए और बॉट्स खरीदे, पर उसको नहीं पता कि शालिनी को बॉट्स कहाँ से मिले। बस ये पता था कि एक आईडी थी जिससे वो अक्सर कोऑर्डिनेट करती रहती थी। वो आईडी वास 1245 थी और शायद कामनी को भी इसी आईडी से इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे। नुसरत निखिल को बात करने के लिए बुलाती है। वो बोलती है कि सब उसके खिलाफ हैं और कोई उसे इस केस पे काम करने देना नहीं चाहता और निखिल भी उससे बोलता है कि तुम ब्रेक ले लो और वो बस शशांक से बात कर सकता है, जो सुन के नुसरत गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है। कामिनी कंफर्म करती है कि उसको ऑर्डर्स वास 1245 आईडी से आते थे और उसको टारगेट के डिटेल फाइल्स मिलते थे। कामिनी उनको अपने ऑनलाइन अकाउंट का आईडी और पासवर्ड देती है। नैना को सभी टारगेट्स की फोटो के डिजिटल फुटप्रिंट से उनका सोर्स पता चलता है जो कि स्पेल नोशन था और ये वही प्लेटफॉर्म है जिसने केसर और रसूल को नेशनल हीरोज बना दिया था। ईशानी के वीडियोस जो कि अजीब एंगल्स से लिए गए थे, जिसपे नैना बोलती है कि हो सकता है ये उसने लिए ही
ना हो। वो बोलती है कि जब भी स्पेल नोशन जैसी कोई भी ऐप डाउनलोड होती है तब लोग उन्हें अपने माइक्रोफोन और कैमरा का एक्सेस देते हैं, तो हो सकता है स्पेल नोशन ये वीडियोस और पिक्चर्स यूजर्स की परमिशन के बिना ले रहा हो और इस इलीगली मिली इंफॉर्मेशन को शुभ यूज कर रहा है। मीडिया रोजमेरी कैफे की न्यूज को लाइव कवर करने लगती है। डीजे किडनैपर से बोलता है कि उसे उसकी डिमांड्स पूरी करने के लिए मिनिस्ट्री को गारंटी देना होगा कि सारे होस्टेजेस ठीक हैं और उसके लिए वो अपना कोई टीममेट अंदर भेजेगा चेक करने के लिए, और अगर सब सही रहा तो उसे अर्जुन भल्ला दे देंगे। नैना को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 5 साल पहले स्पेल नोशन पे एक एनोनिमस हैकर ने अटैक किया था, जिसकी वजह से स्पेल नोशन कुछ घंटों के लिए शट डाउन भी था, पर उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं और सारी बात छुपा दी गई। प्रोफेसर राव भी 5 साल पहले ही मरे थे। उन लोगों को डेटा का फ्लो रोकना था, जिसके कारण शुभ का प्लान फ्लॉप हो जाता, पर स्पेल नोशन के इंडिया में बहुत सर्वर्स थे। निखिल पूछता है कि रसूल के पास से जो डेटा मिला था उसका स्पेल नोशन से कोई कनेक्शन है, और नैना को रसूल के डेटा में कुछ टैग्स मिलते हैं जो कि स्पेल नोशन से मैच कर रहे थे। बहुत दिमाग लगाने के बाद नैना टाओ का नाम लेती है। टेलर्ड एक्सेस ऑपरेशन हैकर्स का एक ग्रुप होता है जो यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करता है, और नैना के वहाँ कुछ फ्रेंड्स थे। डीजे अनंत को लेके आता है और अंदर किडनैपर्स के पास जो होस्टेजेस हैं उनको चेक करने को बोलता है। अनंत को देखते ही सब लोग सवाल उठाने लगते हैं, पर शशांक डीजे पे भरोसा करके उसे परमिशन दे देता है और हर जगह ये खबर आग की तरह फैल जाती है। अनंत कैफे के सामने खड़ा हो जाता है और किडनैपर्स का लीडर वहाँ आता है और बोलता है कि डीजे को ये मजाक बहुत भारी पड़ेगा। अनंत बोलता है कि आपके पिता को आपसे बात करनी है, तो वो आदमी बताता है कि उसका बाप 10 साल पहले मर गया था। अनंत बोलता है कि उनका शरीर गया है, आत्मा नहीं, और वो बोलने लगता है जो कुछ भी उस किडनैपर का पिता उससे बोलना चाहता था। वो बोलता है कि बिट्टू तू बहुत गलत कर रहा है, और किडनैपर उससे वहाँ से जाने को कहता है, पर अनंत बोलता रहता है कि मैं तुमको डांटता था पर तुमको प्यार भी बहुत करता था, और वो किडनैपर अनंत के ऊपर अपनी गन तान देता है जिसे बाहर खड़े सभी लोग देख रहे थे। अनंत नहीं रुकता और आगे बोलता है कि तुझे इस हालत में देख के आज बहुत दुख हो रहा है, और माफी मांगता है। कुछ देर बाद किडनैपर अपनी गन नीचे कर देता है और उसके साथ वालों की भी गन नीचे करवा देता है। तभी एक किडनैपर आगे आके फायरिंग शुरू करता है, पर एक भी गोली अनंत को नहीं लगती और अनंत वहीं मुस्कुराते हुए खड़ा रहता है और सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। सभी होस्टेज वहाँ से निकल जाते हैं और डीजे आके अनंत को गले लगाता है। टाओ नैना की मदद करता है और नैना को 3 मिनट में शुभ का सर्वर ढूंढना था। उसे एक छुपा हुआ सर्वर मिलता है जिसका ट्रैफिक बाकियों के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा था। नैना उसका एड्रेस नोएडा फेज 2 दादरी रोड बताती है। ऑफिसर्स वहां पहुंचते हैं और उन्हें पुष्कर अपने कैमरे में देख लेता है। ऑफिसर्स अंदर आते हैं और तब तक पुष्कर खुद को गोली मार के मर चुका था। मीडिया वाले अनंत से सवाल पूछ रहे थे और किडनैपर एक गाड़ी में बैठे थे जिसमें डीजे आता है और वो सब मास्क उतारते हैं। वो सब रणविजय और उसके टीम मेंबर्स थे। मीडिया हर जगह खबर फैला देती है कि अनंत एक अवतार है और सब लोग अनंत को एक दिव्य शक्ति मान के उसकी जय जयकार करने लगते हैं। डीजे बताता है कि कली तभी सामने आएगा जब कल्कि उसको चैलेंज करेगा। अनंत मीडिया के सामने बोलता है कि अच्छाई हमेशा बुराई को हराती है। डीजे का ये पूरा प्लान था जिसमें उसने अनंत को कल्कि बनाया। मोनास्ट्री में उस बच्चे का बेहोश होना, कुल्लू की लैंडस्लाइड, माधव नाम के बच्चे का किडनैप और अब ये सब डीजे ने ही प्लान किया था। उन्हें बस स्वामी भैरवनाथ जैसे किसी महापुरुष का वैलिडेशन चाहिए था और स्वामी अनंत को अवतार मान लेते हैं और बनारस की मुक्ति घाट पे उसकी पूजा करने की बात करते हैं और ये सब शुभ देख रहा था। अनंत को कल्कि अवतार मानने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी और देश में बढ़ती अराजकता भी काफी शांत हो गई थी। पुष्कर के लैपटॉप से नैना को वीडियोस मिले थे जो कि एक मर्डर केस से लिंक थे। उस आदमी को एक वीडियो मिला और उसे पता चला कि उसकी वाइफ चीट कर रही है तो उसने अपने बीवी बच्चे को मार दिया। इस तरह के हजारों वीडियोस से शुभ लोगों को भड़का रहा था उनके सीक्रेट्स रिवील करके। उसने कई डीप फेक वीडियोस बनाए और दंगे भड़काए। प्रोपेगेंडा, गलत इन्फॉर्मेशन, क्राइम्स और ऐसी चीजों के यूज से वो लोगों को भड़का रहा है जिनमें से एक सच है और एक झूठ, सत्य और असत्य, जो कि माया की ओर संकेत करता है। माया अस्त्र, इल्यूजन का हथियार, जिसके इन्फ्लुएंस में आके सारे असुर एक दूसरे से लड़ने लगे थे। वो अपना पॉइंट प्रूफ करना चाहता है कि हर इंसान में बुराई होती है और जब लोग बढ़ जाते हैं तब बुराई ही राज करेगी, मतलब कलयुग। तभी स्क्रीन पे असुर मास्क आता है और बोलता है कि तुम्हारे रचे झूठे अवतार का उस पर कोई असर नहीं होगा। डीजे बोलता है कि अनंत उससे बड़ा इसलिए है क्योंकि तुम फॉलोअर्स बनाते हो और अनंत के फॉलोअर्स बनते हैं। शुभ बोलता है कि वो उनके अवतार को अपना टैलेंट दिखाने का मौका दे रहा है। कल दोपहर 12 बजे पूरी दुनिया के सामने उनके अवतार और उसके बीच में चर्चा होगी, जिसके बाद उनके अवतार का सच सबके सामने आ जाएगा और अगर उनका अवतार नहीं आया तो हजारों जाने जाएंगी।
4 महीने पहले बनारस के मुक्ति भवन में शुभ अपने दादाजी से मिलता है। उसके दादाजी की तबीयत कुछ समय से खराब थी। वो बोलता है कि वो सभी मनुष्यों को उनकी पीड़ा से मुक्ति दे रहा है और वो अपने दादाजी को भी मार देता है। शुभ एक ऐसा समाज बनाएगा जहाँ अधर्म ही एकमात्र धर्म होगा। मीडिया अनंत और शुभ की इस डिबेट को लेकर काफी चर्चा कर रही थी कि कौन जीतेगा। डीजे बहुत नर्वस था और वो नहीं चाहता था कि अपनी किसी भी गलती की वजह से वो अनंत को खो दे और वो अनंत को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा। निखिल और नुसरत उत्तराखंड में थे और नुसरत पूछती है कि वो इतना श्योर क्यों है कि शुभ यहीं होगा। पहला रीजन निखिल बताता है कि प्रोफेसर राव की बॉडी यहीं मिली थी और दूसरा रीजन ये कि माइथोलॉजी के हिसाब से कल्कि का जन्म हिमालय से दूर एक गांव सांबल में होना है। हो सकता है कि ऐसा गांव ना हो, पर ये सिर्फ कहानी उनके लिए है, शुभ के लिए ये रियलिटी है। अनंत स्टूडियो पहुंच जाता है और डीजे को लगता है कि ये सब शुभ डिबेट के लिए नहीं कर रहा है और ये उसकी आखिरी चाल तो बिल्कुल नहीं है। नैना को पुष्कर के सामान में गेमिंग कंसोल मिलता है जिसे वो स्कैन के लिए भेजती है। निखिल और नुसरत उस पुलिस स्टेशन में थे जिन्हें प्रोफेसर राव की बॉडी मिली थी। उन्हें एक हफ्ते पहले ही प्रोफेसर राव और उसके साथ जो आदमी था उसकी फोटो भेजी थी और पुलिस वाले ने बहुत ढूंढा पर उन्हें कुछ नहीं मिला। निखिल और नुसरत डॉक्टर राव की ऑटोप्सी रिपोर्ट मंगवाते हैं। 12 बजते हैं और असुर का मास्क स्क्रीन पे आ जाता है और अनंत बोलता है कि उसे लगा था कि आज वो मास्क के पीछे नहीं छुपेगा और सामने आएगा, जिसपे शुभ बोलता है वो छुपा नहीं है क्योंकि उसका सत्य सब जानते हैं, पर आज उसका सत्य सबके सामने आएगा। दोनों के बीच में वाद विवाद होता है और अनंत बोलता है कि तुम्हारा मार्ग छल कपट और कायरता से भरा हुआ है, जिसपे शुभ बोलता है कि उसका चुना हुआ मार्ग न्याय का है। थोड़ी देर और डिबेट चलती और पॉल को मैंडी बाहर बुलाता है और बताता है कि किसी कुरियर कंपनी से अनंत के लिए पार्सल आया है। शुभ बोलता है कि अवतार की परीक्षा उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है और आज अवतार चुनाव करके दिखाएगा कि वो भी बाकी लोगों की तरह नैतिकता के रास्ते पे नहीं चल पाएगा। वो डीजे से उसका भेजा हुआ गिफ्ट अनंत को देने को बोलता है कि ये अवतार बोल करके लोगों को प्रभावित तो कर सकता है पर उन्हें बचा नहीं सकता। शुभ अनंत से चूज करने को बोलता है कि वो किसे बचाएगा, उन्हें जो भगवान में मानते हैं या फिर उन्हें जो भगवान में नहीं मानते। उसके सामने जो कंट्रोलर था उसकी नीली बटन मानने वालों के लिए और सफेद ना मानने वालों के लिए, और अगर अनंत ने सूर्यास्त तक चुनाव नहीं किया तो दोनों ही मारे जाएंगे और अगर जगह खाली कराई तो सभी मारे जाएंगे। डिबेट खत्म होते ही डीजे स्टूडियो से लोगों को बाहर भेज देता है और पॉल से बोलता है कि हम कुछ भी चुने हार तो हमारी ही होनी है, पर वो बोलता है कि आज कोई चॉइस और खेल नहीं होगा और ये बोलते ही वो उस कंट्रोलर को तोड़ देता है। निखिल और नुसरत प्रोफेसर राव की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता कर लेते हैं कि शुभ ने प्रोफेसर को पॉइजन देके मारा था। पुलिस और एटीएफ लग जाते हैं पता करने में कि हमला कहाँ हो सकता है, पर 6 घंटे में इतने बड़े देश में ऐसी लोकेशन पता करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। नैना और केविन पुष्कर का गेमिंग कंसोल चेक कर रहे थे जिसमें चैट में मॉडर्न मॉन्टो करके आईडी से पुष्कर को सनफ्लावर की मल्टीपल इमेजेस आई थी। निखिल नुसरत से बोलती है कि शुभ बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्टेड था तो उसने पॉइजन किसी आसपास के प्लांट से ही लिया होगा, कोई ऐसा प्लांट जो कि यहाँ उत्तराखंड में मिलता है, और सर्च करने पे नुसरत को वो प्लांट मिल जाता है। निखिल पुलिस वाले से पूछता है कि इस रोड पे आखिरी गांव कौन सा है और पुलिस वाला भाईदुर गांव के बारे में बताता है और निखिल नुसरत के साथ वहाँ से निकल जाता है। डीजे उन सनफ्लावर की फोटोज को देखता है और बताता है कि सब में कुछ फ्लोरेट्स गायब हैं और वो किसी तरह का पैटर्न है। जब नैना चेक करती है और एक गायब फ्लोरेट एक नंबर को रिप्रेजेंट करती थी। ये सारे कोऑर्डिनेट्स थे जिनमें पहली 2 लोकेशंस वहाँ की थी जहाँ पे शालिनी और अकबर मिर्जा की बॉडी मिली थी। बाकी 2 लोकेशंस में से एक है मुक्ति घाट बनारस और दूसरा लोकेशन दिल्ली के इंदिरा नगर में था जहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस सेंटर है। पॉल बताता है यहाँ पे एक इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस हो रहा है जहाँ दुनिया भर के साइंटिस्ट आएंगे, मतलब नॉन बिलीवर्स जो प्रूफ के अलावा किसी और चीज पे भरोसा नहीं करते, और मुक्ति घाट जहाँ पे अनंत जाने वाला है जहाँ ऐसे लोग आते हैं जो विश्वास करते हैं और उन्हें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती। उन लोकेशंस को ये लोग खाली भी नहीं करवा सकते थे क्योंकि शुभ की बहुत ही क्लियर वार्निंग थी कि जगह खाली कराई तो सब मरेंगे। दूसरी तरफ निखिल और नुसरत भाईदुर गांव से सिर्फ 30 मिनट दूर थे और यहाँ पॉल अपनी टीम के साथ उस कॉन्फ्रेंस सेंटर पहुंच जाता है और लोग सिक्योरिटी चेक और बॉम्ब्स ढूंढने में लग जाते हैं। मुक्ति घाट पे भी यही चल रहा था। निखिल और नुसरत गाँव के लोगों से फोटो दिखा के पूछते हैं कि क्या किसी ने इस आदमी को देखा है। एटीएफ की टीम को कॉन्फ्रेंस सेंटर में कुछ नहीं मिलता। अनंत डीजे और उसकी टीम की सिक्योरिटी के अंदर मुक्ति घाट पहुंचता है और लोग उसके जय जयकार करने लगते हैं। अनंत का स्वागत स्वामी जी करते हैं और पुलिस डीजे को बताती है कि पूरा एरिया छान मारा पर कुछ नहीं मिला। पुलिस वाला बोलता है कि अगर किसी को भनक भी लगी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है तो भीड़ बेकाबू हो जाएगी, और रणविजय उससे बोलता है कि इस भीड़ को किसी भी तरह काबू में रखना पड़ेगा। पॉल को स्टेज के साइड में कुछ एक्स्ट्रा स्पीकर्स रखे हुए दिखते हैं और उसको इंचार्ज बताता है कि कुछ दिनों पहले यहाँ एक कॉन्सर्ट था और उन लोगों ने अभी तक अपने इक्विपमेंट्स नहीं पिक किए
किए हैं और पॉल मैंडी को उसे चेक करने को बोलता है। नुसरत और निखिल अभी भी गांव वालों से पूछ रहे थे कि कोई भी शुभ को पहचानता हो, पर सब लोग मना कर देते और वो लड़का भी वहीं खड़ा था जो अक्सर शुभ से बात किया करता था, पर वो कुछ नहीं बोलता। डीजे, उसके टीम मेंबर्स सब जगह देख चुके थे पर सब नॉर्मल था कि तभी स्क्रीन पे असुर का मास्क दिखता है और वही मास्क कॉन्फ्रेंस सेंटर में मैंडी की स्क्रीन पे जाता है। शुभ बोलता है कि सूर्यास्त में बस 30 मिनट बचे हैं और उनका अवतार कुछ नहीं कर पाया, लेकिन शुभ उनके भगवान की तरह निर्दयी नहीं है, इसलिए उनके अवतार की विफलता का दंड वो उन लोगों को नहीं देना चाहता। अगर उन लोगों को अपनी जान बचानी है तो उन्हें अपने अवतार की बलि देनी पड़ेगी। मुक्ति घाट पे लोग परेशान हो रहे थे और सरकार से सोशल मीडिया के थ्रू मदद मांग रहे थे। कॉन्फ्रेंस हॉल में ATF मेंबर्स आते हैं अंदर चेक करने के लिए। मुक्ति घाट पे कुछ लोग अनंत को मारने की बात कह रहे थे और सोशल मीडिया में भी इस पे लोग बहस कर रहे थे और अपने अपने ओपिनियंस दे रहे थे। कॉन्फ्रेंस हॉल में भी लोग पैनिक करने लगे थे। ये मुद्दा बहुत तेजी पकड़ रहा था और माहौल बहुत खराब हो चुका था। लोगों में आपस में झगड़ा हो रहा था कि तभी अनंत बोलता है कि अगर उन सबको लगता है कि उसकी मृत्यु से उन सबके प्राण बच जाएंगे तो वो खुशी खुशी मरने के लिए तैयार है। वो बोलता है कि अगर आपकी नैतिकता खत्म हुई तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचा रह जाएगा। अंधकार कितना भी हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। निखिल और नुसरत को वो बच्चा बोलता है कि वो जानता है ये कहाँ रहते हैं और वो उन दोनों को उस जगह तक पहुँचा देता है। निखिल और नुसरत उस घर में अंदर जाते हैं और उन्हें असुर के कई स्केचेस मिलते हैं। निखिल नैना को कॉल करता है और बताता है बेस मिल गया और वो डीजे को भी कॉल में जोड़ लेती है। उसने लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है तो वो लोग भी वहाँ जल्द ही पहुँचते होंगे। दोनों ही उसके सर्वर रूम में पहुँचते और अंदर का नजारा देख के दंग रह जाते हैं और तभी शुभ की आवाज स्पीकर से आती है कि आज वो लाचार होके कली का प्रकोप देखेगा। निखिल वहाँ लगे कैमरा को बंद कर देता है और शुभ उसको वार्निंग देता है कि अगर मशीन बंद किया, पावर सप्लाई के साथ कुछ भी छेड़छाड़ किया तो दोनों बॉम्ब्स उसी समय फट जाएंगे और तभी उस रूम का दरवाजा भी बंद हो जाता है। नैना निखिल से उसको मेन फ्रेम से जोड़ने को कहती है और नुसरत तुरंत ऐसा करती है, जिसके बाद नैना को एक्सेस मिल जाता है। पॉल को मैंडी बताता है कि कॉन्सर्ट के सामान में स्पीकर्स ही हैं और पॉल को शक होता है कि जब सामान पिकअप हुआ ही नहीं तो बाकी सारा सामान गया कहाँ, सिर्फ स्पीकर छोड़ के क्यों चले गए। डीजे किसी को फोन करने जाता है और जैसे ही स्पीकर्स के सामने से गुजरता है उसे कुछ डिस्टर्बेंस फील होता है और वो 1-2 बार फिर से चेक करता है और उसे भी शक होता है कि स्पीकर्स में ऐसा क्या है कि इंटरफेरेंस आ रही है। पॉल उन स्पीकर्स को स्कैन करवाता है और दूसरी तरफ रणविजय स्कैन करता है और दोनों को ही अंदर सोनिक बॉम्ब मिलता है, जिसके एक्सप्लोजन से बहुत बड़ी वाइब्रेशन होती है, जिससे पहले कान के पर्दे फटते हैं और उसके बाद ब्रेन डेड। ना उसे वो लोग डिसआर्म कर सकते हैं ना 1 इंच मूव कर सकते हैं क्योंकि मूवमेंट सेंसर्स लगे हैं, इसीलिए 1 इंच भी यहाँ से हिलाया तो ट्रिगर हो जाएगा। डीजे को भी नहीं पता था कि उसे डिसआर्म कैसे करते, इसलिए वो रणविजय से उसका पावर सप्लाई कट करने को बोलता है और वो यही बात निखिल को बताता है। डीजे बोलता है उस बॉम्ब का कंट्रोल शुभ के बेस पर ही होगा। नैना भी उसके सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रही थी। रणविजय पावर सप्लाई कट करवाता है और ऐसा होते ही टाइमर दुगनी तेजी से चलने लगता है और सबकी हालत और खराब हो जाती है। शुभ निखिल से बोलता है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा और वही जीतेगा। उस रूम में गैस तेजी से भरने लगती है और निखिल और नुसरत सफोकेट करने लगते हैं। मुक्ति घाट पे भगदड़ मच जाती है और पॉल भी सारी एग्जिट्स कॉन्फ्रेंस रूम की बंद करवा देता है ताकि कोई बाहर ना जा पाए। शुभ नुसरत से वहाँ से जाने को कहता है अगर वो चाहती है तो। वो इन स्वार्थी लोगों पे अपना जीवन व्यर्थ ना करने को कहता है और खुद को सम्मान करते हुए खुद की जान बचाने को कहता है। डीजे नैना को बोलता है कि बॉम्ब उसके बेस से ही डिफ्यूज होगा और उसे ही करना पड़ेगा और नैना को थोड़ा और टाइम चाहिए था पर उसे तब भी एक्सेस नहीं मिलता। पॉल डीजे से बोलता है कि समय नहीं बचा, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। नुसरत निखिल के पास से रूम के दरवाजे की तरफ जाने लगती है और निखिल उसे बस देखता रहता है। पॉल डीजे से बोलता है कि तुम्हें एक को मारना होगा ताकि हजारों बच सके। नुसरत शुभ से बोलती है कि अगर वो यहाँ से चली गई तो उन दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा और शुभ असुर है जिसके पास प्यार और इंसानियत समझने के लिए फीलिंग्स ही नहीं है और वो वापस आ जाती है। नैना भी अपने काम में लगी थी और डीजे असमंजस में पड़ा था कि वो क्या करे और अनंत उसी की तरफ देख रहा था। डीजे अपनी गन निकालता है और अनंत पे तान देता है। अनंत उसकी तरफ देखता है और फिर अपनी आंखें बंद कर देता है कि तभी नैना को एक्सेस मिल जाता है। नैना निखिल से बोलती है कि अब वो ही चेंजेस कर सकता है और वो उसे गाइड करती है, पर निखिल की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डीजे गोली चलाने की बहुत कोशिश कर रहा था कि तभी निखिल बताता है कि उसे ट्रिगर मिल गया है। निखिल बॉम्ब को डिसआर्म करने जा रहा था कि तभी डीजे उसको रोक देता है और बोलता है कि जब तक वो ना कहे तब तक बॉम्ब को डिसआर्म मत करना। डीजे बोलता है कि ये सोनिक बॉम्ब है और 10 सेकंड तक कोई नहीं मरेगा। डीजे निखिल से उस पे भरोसा करने को कहता है और निखिल बोलता है कि सोनिक बॉम्ब है तो ट्रिगर होने के बाद भी 10 सेकंड तक का विंडो है और वो डीजे को बोलता है कि वो रुका हुआ है।
है। शशांक नैना से वहाँ से डिसआर्म करने को बोलता है और नैना मना कर देती है। सब जगह अफरा तफरी मची थी और लोग बस भाग रहे थे कि तभी बॉम्ब ट्रिगर होता है और बहुत तेज फ्रीक्वेंसी की आवाज होती है और सभी लोग अपने कान ढक लेते और तड़पने लगते हैं। डीजे हर तरफ देख रहा था कि तभी उसे ऊपर की मंजिल पे शुभ खड़ा दिखता है, जिसे देखते ही वो उसके पैर और कंधे पे गोली मार देता है और तुरंत ही निखिल से बॉम्ब डिसआर्म करने को बोलता है। निखिल बॉम्ब डिसआर्म कर देता है और बेहोश हो जाता है। डीजे ऊपर जाता है और शुभ को देखता है जो कि घायल था और उसके खून बह रहा था। शुभ बोलता है कि ये उसकी ही जीत है क्योंकि आज उनके ईश्वर और उनके मूल्यों की हार हुई है। शुभ डीजे को उकसाने की कोशिश करता है रिया और संध्या का नाम लेके, पर डीजे उसे कुछ नहीं करता और बोलता है कि तुम कहते हो ना मृत्यु तो मुक्ति है, तो वो उसे मुक्ति कैसे दे सकता है, और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। 1 महीने बाद शुभ जेल में था और पॉल फाइनली एक केस सॉल्व कर चुका था। निखिल ने साइन डिवोर्स पेपर्स नैना को दे दिए और नुसरत अपने फोन में आई हुई फोटो देखती है जिसमें शुभ का मानना था कि उसमें और नुसरत में कोई अंतर नहीं है। निखिल शुभ से जेल में मिलने जाता है तो शुभ उसे एक कहानी सुनाता है कि कली को हराना संभव नहीं था और कली के दोनों सेनापतियों को मारने के बाद ही उसे हराया जा सकता था, पर ऐसा होने से धर्मराज संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए उन्होंने कली के पूरे परिवार की हत्या कर दी ताकि कली वंश पूरा समाप्त हो जाए। पर वो ये नहीं जानते थे कि कली उस शरीर में था ही नहीं। डीजे वृंदा से मिलने जाता है पर वहाँ कोई नहीं था। शुभ बोलता है कि कली उस शरीर को त्याग के नए शरीर में जा चुका था और उसने प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी भी एक शरीर तक सीमित नहीं रहेगा। कली के लिए हर एक अंत एक नई शुरुआत है और इसीलिए कली अनंत है। निखिल उससे बोलता है कि वो कहीं दूर जा रहा है और बस एक आखिरी बार उससे मिलने आया था। शुभ बोलता है कि भागकर किसे मुक्ति मिल पाई है और निखिल हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। शुभ उससे हाथ मिलाता है और निखिल उसका हाथ खींचता है और बोलता है कि रिया को सॉरी बोलना। थोड़ी ही देर में शुभ के मुंह से खून आने लगता है और वो वहीं नीचे गिर के तड़पने लगता है। निखिल वहाँ से जाने लगता है और अपनी हथेली से एक लेयर जो उसने लगाई हुई थी उसे निकालता है। दूसरी तरफ डीजे वृंदा के घर में असुर के कुछ स्केचेस देखता है और सोच में पड़ जाता है। ये था असुर 2 सीरीज का एंड। होपफुली आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर।